नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में पिछले बहुत से सारे क्लासों के बारे में बहुत सारे लेक्चर हम लोगों ने लिया है कि किस प्रकार भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत हुई और आधुनिक भारत के इतिहास में कैसे हम लोगों ने एक कांग्रेस का गठन किया। तो पिछले पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा कि एक संस्था है कांग्रेस। कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक। अब कांग्रेस का गठन 1885 में एवो ह्यूम के माध्यम से, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था, के माध्यम से हुआ। अब प्रकरण यह है कि कांग्रेस के गठन के बाद दो विचारधाराओं का निर्माण हुआ। एक विचारधारा है उदारवादी और एक विचारधारा है उग्रवादी। आपको पता है, इन दोनों विचारधाराओं को दबाने के लिए सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। सरकार ने क्या किया? बंगाल का विभाजन किया। अब बंगाल का विभाजन को फिर पुनः सरकार ने 1911 में एक कर दिया और बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों का निर्माण कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रवृत्ति है, वह रुका हुआ नहीं है, वह चलता चला जा रहा है। मामला क्या है? मामला यह है कि जो देश में एक नेशनल मूवमेंट है, उसकी प्रवृत्ति चलती चली जा रही है, वह राष्ट्रीय आंदोलन चलता चला जा रहा है। अब हम देखें तो हमने देखा था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और उस शुरुआत होने के बाद जो कांग्रेस के कुछ नेतृत्वकर्ता और जनकर्ता नेता हैं, वो लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन इस प्रथम विश्व युद्ध में सरकार एक अवसर के रूप में देखा कि सरकार के साथ असहयोग किया जाए, और इससे पहले स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। इसी के साथ साथ इस 1914 के बाद देश में एक महान व्यक्ति की नींव पड़ती है, जिनका नाम है महात्मा गांधी। एक नया मोड़ आता है हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में। 1914 के बाद एक नया मोड़ आता है। चूंकि महात्मा गांधी जी का जन्म आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और यह वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। और इसी रास्ते में इंग्लैंड पढ़ने गए, वकालत की पढ़ाई की, इसी रास्ते में इन्होंने गुजरात के एक व्यापारी थे, गुजरात के व्यापारी का कहा जाए तो मुकदमा लड़ने के लिए यह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं महात्मा गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ही एक नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के ही डरबन में एक नटाल इंडियन
कांग्रेस की स्थापना किए एवं डरबन में फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना किए। ऐसा क्यों? चूंकि दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन की सरकार की भूमिका था और वहां पर दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिटेन की सरकार जो है नस्ल भेदी योजना पर काम कर रहे थे। तो इस नस्ल भेदी विचारधारा के कारण दक्षिण अफ्रीका में जो मानव रंग है नस्ल भेदी, महात्मा गांधी जी भी इसका शिकार हुए। महात्मा गांधी जी स्वयं इसका शिकार हुए और इनके साथ भी वह नस्ल भेदी भावना किया गया, जो कि गांधी जी को अपमानित किया गया, जिसके वजह से महात्मा गांधी जी के अंदर एक ऐसी भावना का निर्माण हुआ कि मैं कैसे इस समाज को और इस ऐसे तबके जो हमारे समाज को, या क्योंकि वहां भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोग रहते थे, हमारे समाज के लोगों को इस प्रकार नालियों के सामने, नालियों के बगल में सोना पड़ रहा है, तमाम सारी शोषणकारी व्यवस्थाएं वहां की सरकार कर रही है एक नस्ल भेदी भावना के रूप में। तो उन्होंने वहां पर एक आंदोलन करने की शुरुआत किया सरकार के खिलाफ कि भाई मानव का विकास समानता में है, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे का नस्ल से संबंधित मानव प्रवृत्ति की ही बदलाव कर, चूंकि महात्मा गांधी भी पीड़ित थे उस भावना से। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत किया और अपने जो फिनिक्स फॉर्म है और नटाल इंडियन कांग्रेस है, ऐसे संस्थाओं के माध्यम से अपने आंदोलन की गति को तेज बढ़ाएं। उसके साथ साथ उन्होंने वहां पे इंडियन ओपिनियन अखबार का भी प्रकाशन किया है। इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने वहां पर इंडियन ओपिनियन अखबार का भी प्रकाशन किया है महात्मा गांधी जी ने। तो आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि महात्मा गांधी जी स्वयं पीड़ित थे इस रंग भेदी, नस्ल भेदी जो वहां की गुलामी प्रवृत्ति थी, उस सरकार के खिलाफ भारतीय लोगों पे जो शोषणकारी अत्याचार हो रहा था, उस संदर्भ में स्वयं पीड़ित थे, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर, वो तो गए थे अपने स्पेशल काम करने के लिए, एक वकील के रूप में, जो एक व्यापारी थे, उनके संदर्भ में वो गए थे। लेकिन जो चीजें निकल कर आई कि भारतीयों के साथ शोषण हो रहा है, तमाम सारी चीजें हैं, इसके वजह से उन्होंने डरबन में एक फिनिक्स फॉर्म और एक टॉलस्टॉय फॉर्म तथा इंडियन ओपिनियन, नटाल इंडियन कांग्रेस एवं यंग इंडिया, हिंद स्वराज, ये तो खैर भारत में आकर के इनका प्रसार हुआ, लेकिन तमाम सारे अपने अखबार, न्यूज चैनल, अखबार पत्र के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से इन्होंने लोगों के अंदर एक सद्भावना, मानव विकास का भरने का प्रयास किया। दूसरी बात क्या है, आपको पता है भारत में भी एक राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्ति चल रही है और भारत में भी कुछ इसी प्रकार का शोषणकारी सद्भावना है ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इसकी शुरुआत हुई। तो जब 9 जनवरी 1915 को
हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जी का आगमन होता है, तो चूंकि इनके पास एक अच्छा अनुभव था शोषणकारी भावनाओं से लड़ने के लिए, कि देश की जो गुलामी प्रवृत्ति है, जो देश में एक उपनिवेशवाद का माध्यम है, एक उपनिवेशवाद के माध्यम से सरकार कैसे लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण कर रहा है, उस देश को खोखला बना रहा है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक अपने अनुभव के माध्यम से इन सारे चीजों को सीखने का प्रयास किया। तो ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी जी भारत में आए और गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक अपना सत्याग्रह आश्रम भी बनाए। चूंकि उस आश्रम का जो उद्देश्य था लोगों के अंदर जन जागरूकता और रचनात्मक कार्य। यहां रचनात्मक कार्य का अर्थ क्या है? चूंकि इस शब्द को अगर जोड़ा जाए दक्षिण अफ्रीका की स्थिति से, तो महात्मा गांधी जी इस बात को जानते थे कि जो भारत की अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था के पीछे भी कारण यही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पे पूरी तरीके से देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शोषण कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों में जो एक जन जागरूकता अब आ रही है, जो एक राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से लोगों के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से देश में लोगों के अंदर एक जन जागरूकता आने का प्रयास हो गया, वो भूमिका का निर्माण हो गया। उस भूमिका को अब कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी का अहम भूमिका है। इसके लिए जब वो भारत में आए तो सबसे पहले एक अपना सत्याग्रह आश्रम साबरमती नदी के किनारे शुरू करने का कार्य किए। चूंकि इस आश्रम का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था रचनात्मक कार्य। मतलब देखिए, लोगों को उद्योग से जोड़ना, लोगों के अंदर उद्योग का मतलब एक रोजगार परक बनाना, लोगों को रोजगार परक बनाना, चाहे वह कुटीर उद्योग हो, हथकरघा उद्योग हो, इसके माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना। चूंकि आदरणीय महात्मा गांधी जी ने भारत में आने के बाद एक सबसे बड़ी जो समस्या का अनुभव किया वह ये था कि अभी मतभेद है लोगों में, अभी मतभेद है। और दूसरी बात, लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय जो भावना है, जो एक राष्ट्र का निर्माण है, वह भावना लोगों के अंदर अभी पनपा नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी जी इस बात को समझ रहे थे कि यदि हमें इस देश को ऐसे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे देश को खोखला बना रहा है, जो देश का आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण कर रहा है, ऐसी उपनिवेशवादी भावना से यदि छुटकारा पाना है तो लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय भावना भरने की जरूरत है। और उसके साथ साथ लोगों को एक रोजगार परक, चाहे कुटीर उद्योग के माध्यम से हो, चाहे हथकरघा उद्योग के माध्यम से हो। तो महात्मा गांधी का जो रचनात्मक कार्य है इसी से संबंधित है। अब इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने अपने अनुभव का और विस्तार करते हुए भारत का भ्रमण भी 1915 के बाद करना शुरू कर दिया। अब लोगों के अंदर है ना, एक जन नेता के रूप में, एक जन सहायक के रूप में लोगों से इनका मेल मिलाप बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर एक अच्छी सद्भावना बनती जा रही है कि भाई, चूंकि महात्मा गांधी जी के पास एक शोषणकारी व्यवस्था से लड़ने के लिए एक अनुभव है। और इससे पहले तिलक जी ने देश में जब स्वशासन आंदोलन की शुरुआत 1905 में के बाद हुआ, जब 1905 में स्वशासन आंदोलन की शुरुआत हुआ, तो उसमें आपने देखा ना कि तिलक जी का जो मुख्य रोड मैप था आंदोलन में कि हम लोगों से असहयोग करेंगे, हम लोगों जो विदेशी वस्त्र है उसका त्याग करेंगे, विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार करेंगे, हम अपना निजी कॉलेज खोलेंगे,
है ना, जो अपने देश की जो व्यवस्था है उसका विकास करेंगे, न कि बाह्य व्यवस्था का विकास करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कमियां क्या पाया कि अभी लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हुआ है। तो महात्मा गांधी जी का जो सबसे पहला जोर था वो था राष्ट्रीय भावना का विकास करना, और राष्ट्रीय भावना का विकास करने का मतलब लोगों को रचनात्मक दिशा में ले जाना, और जब रचनात्मक दिशा में ले जाएंगे तभी लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना बनेगा। तो इस वजह से शुरुआत में महात्मा गांधी जी ने लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय भावना बनाने का कार्य किया, उनके अंदर पनपाने का कार्य किया। और इसी संदर्भ में आगे हुआ क्या कि जैसे बिहार है, तो देखिए देश में जो देश की स्थितियां हैं वो अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है। अब बिहार में कुछ लोकल स्थानीय कार्यकर्ता राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे महादेव देसाई हो, चाहे नरहरि पारिक हो, जेबी कृपलानी हो, ये लोग महात्मा गांधी जी के कार्यों को बड़े बखूबी से देखते थे। तो इनको लगा कि जो समस्याएं, जो लोकल स्थानीय समस्याएं हैं, अगर उस समस्याओं में हम अपने जन नेता के रूप में इनको यह बात से अवगत करा दे तो समस्या का समाधान हो सकता है और देश का विकास हो सकता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी जी से मिले। जो 1916 का कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ था, उसी समझौता के बाद महात्मा गांधी जी से इन्होंने मिला। और जो बिहार में आपको पता होगा कि चूंकि देखो, आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि देश की जो चाहे कृषि से संबंधित व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, पूरी तरीके से शोषण करना, और सिर्फ भारत को एक कच्चे माल के पदार्थ के रूप में मानते थे। अब जिसके वजह से उन्होंने किया क्या कि जो चंपारण जैसे कृषि के क्षेत्र थे, वहां पे बड़े पैमाने पर नील की खेती होती थी, जिसे हम लोग तिनकटिया प्रथा के नाम से जानते थे। बड़े पैमाने पर नील की खेती होती थी, क्योंकि उस नील का उपयोग ब्रिटेन में जो वस्त्र का निर्माण है उसके रंगाई वगैरह में होता था। अब चूंकि देखिए खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी विषय है। अब देश में हुआ क्या कि नील की खेती ब्रिटिश गवर्नमेंट खूब बड़े पैमाने पर प्रसार कर रही है। अब जब बड़े पैमाने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रसार कर रही है तो मामला ये निकल कर आ गया कि फिर लोग परेशान हैं, कृषक परेशान हैं। तो अनंतर लोगों ने महात्मा गांधी जी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद महात्मा गांधी जी इस बात को समझे। 1917 की बात है, चंपारण सत्याग्रह। इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रह 1917 चंपारण सत्याग्रह। तो अनंत एक कमेटी का निर्माण हुआ, और कमेटी का निर्माण होने के बाद सरकार ने महात्मा गांधी की बात मान ली। और देखिए बात मानने के पीछे एक और भी कारण है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के बाद जर्मनी में डाई का विकास होने लगा था। डाई जो रंग का ही एक वो है, रूप है, डाई का विकास होने लगा, जिसकी वजह से अब नील उल की खेती करना इंपॉर्टेंट नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि नील की खेती से बेहतर है कि जो डाई है ना, उससे काम जब चल जा रहा है तो फिर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस संदर्भ में सरकार ने फिर पुनः इसे चंपारण गांधी जी की बात मान लिया और नील की खेती बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ इसके आगे जो है वर्ष 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद में कुछ मील के मील के कुछ मजदूर होते हैं। मील के मजदूरों के संदर्भ में कुछ समस्या निकल कर आती है। चूंकि एक बीमारी था प्लेग बीमारी के फैलने की वजह से मिल के मजदूर ये चाह रहे थे कि जो बोनस है ना, वो बोनस कंपनी के मालिक बोनस को बढ़ा दे। वो चाह रहे थे कि बोनस को 20% से बढ़ा करके वो जो बोनस है, बोनस को 20% से बढ़ा करके 35% कर दिया जाए। लेकिन मिल मालिक जो है ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जिसके बाद लोगों ने महात्मा गांधी जी से मुलाकात किया
और महात्मा गांधी जी ने लोगों को मजदूरों को हड़ताल करने का विचार रखा, जिसे प्रथम जो है महात्मा गांधी का भूख हड़ताल कहते हैं। प्रथम जो है 1918 में भूख हड़ताल है। 1918 का मैटर क्या है? अहमदाबाद का मिल मजदूरों का बोनस से संबंधित आंदोलन, बोनस से संबंधित आंदोलन। ठीक। तो बाद में महात्मा गांधी जी ने एक स्थानीय न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को मामला सौंपा और जांच में पाया गया कि जो मजदूर थे वो सही मांग कर रहे थे। तो बाद में मिल के जो मालिक हैं उसको 35% देने पर राजी हो गए। इस प्रकार ये भी हड़ताल महात्मा गांधी जी के द्वारा जीती गई और सफल हुआ। क्योंकि देखिए, सफलता के पीछे कारण क्या है? महात्मा गांधी जी का स्वयं का अनुभव। इसीलिए इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये राष्ट्र के निर्माणकर्ता थे। इसके बाद आगे क्या हुआ कि इसी 1918 में गुजरात में ही, जैसे अहमदाबाद है तो वही गुजरात में ही, गुजरात के खेड़ा में क्या हुआ कि गुजरात के खेड़ा में फसल बर्बाद होने की वजह से सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी कि नहीं, राजस्व जो मालगुजारी है, भू राजस्व है, उसकी बढ़ोतरी हेतु मालगुजारी किसानों द्वारा खूब शोषण से सरकार वसूल कर रही थी, लेकिन फसल बर्बाद हो गया था गुजरात के खेड़ा में। 1918 का ही बात है। वर्ष जो है 1918 की ही बात है। गुजरात के खेड़ा सरकार द्वारा क्या हो रहा था? मालगुजारी का बात किया जा रहा था, जो कि फसल चौपट हो गया था। फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार मालगुजारी लेने के लिए किसानों को बाध्य कर रहा था मालगुजारी लेने के लिए। अब लोगों ने उसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी से मुलाकात हुई। अब महात्मा गांधी जी जब मुलाकात हुई तो महात्मा गांधी जी ने लोगों की बात समझा कि ये तो गलत है। और जब महात्मा गांधी जी ने लोगों की बात समझा कि ये तो गलत है, इस संदर्भ में गांधी जी ने इसका विरोध किया। और विरोध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को मानी और फसल बर्बाद होने के बाद मालगुजारी लेना बंद किया। इस प्रकार आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जीत हुई। तो ये है जो सफल राष्ट्रपिता हमारे देश के रहे, ये उनकी अनुभव की क्रियान्वयन शैली रही है। तो अब आपको क्या लग रहा है देश में? अब आप देख रहे हैं कि देश में लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। ये बात 100% सत्य है। क्योंकि इससे पहले 1905 का स्वशासन आंदोलन हो चुका है, आदरणीय महात्मा गांधी जी का भी आगमन हो चुका है, और ऐसे तमाम सारे छोटे जो आंदोलन है, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, चाहे वो अहमदाबाद मिल के मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे गुजरात के खेड़ा का आंदोलन हो फसल बर्बाद से संबंधित, ये महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा अनुभव है, एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस का निर्माण कर रहा है। आगे की जो योजनाएं हैं राष्ट्रीय भावना का कैसे जन जागरूकता कैसे लाया जाए, लोगों के अंदर समृद्धि विकास के बारे में कैसे एक सीख बनाई जाए, तो इसमें जो है अब देख रहे हैं कि अब हमारे देश में तेजी से राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
राष्ट्रीय आंदोलन का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अब ब्रिटिश सरकार इस बात से चिंतित है, अब ब्रिटिश सरकार इस बात से चिंतित है कि बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे दबाया जाए। अब इसके लिए सरकार कर क्या रही है, कैसे इस बढ़ते हुए आंदोलन को दबाया जाए। अब सरकार क्या कर रही है कि इस आंदोलन को दबाने के लिए एक कानून का निर्माण कर रही है, जिस कानून का नाम है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और सिर्फ संदेह के आधार पर, सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, यानी यह क्या है, यह एक काला कानून है, यह एक काला कानून है, काला कानून है। और सिर्फ संदेह के आधार पर सरकार, ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर सकता है। संदेह के आधार पर। अब जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हो रहा है, तो इस राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए तो हो रहा है, ऐसी भावना है। तो अब सरकार क्या कर रही है, अब सरकार जो है इसको दबाना चाह रही है, राष्ट्रीय आंदोलन को। अब ये तो लाजमी है कि लोगों के द्वारा विरोध होगा, भी ऐसे कानून का विरोध होना स्वाभाविक है। और जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो इसी माध्यम से सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार को लग गया कि सबसे पहली बात, अभी एक नए चेहरा के रूप में महात्मा गांधी जी उभर रहे हैं और 3 आंदोलन में बहुत अच्छी इनकी भूमिका रही। तो सरकार को लगा कि पहले तो इनको पकड़ा जाए। सरकार को लगा कि चूंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े नेतृत्वकर्ता हैं, तो सरकार को लगा पहले इनको पकड़ा जाए। तो सरकार ने महात्मा गांधी को पकड़वा करके, हालांकि इस कानून के तहत नहीं पकड़वाया गया है, लेकिन सरकार को लगा कि जो है महात्मा गांधी आंदोलन बहुत बड़ी आंदोलन छेड़ देंगे, तो महात्मा गांधी को पकड़वा करके जेल भेजवा दिया गया, जेल भेज दिया गया। अब इसी संदर्भ में ब्रिटिश सरकार रुकने वाली कहां है। 9 अप्रैल को बात है, पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, 9 अप्रैल की बात है कि पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता हैं, उनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। उनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। अब देखिए, सरकार ने इस रोलेट एक्ट के कानून के बनने के बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया था तमाम सारे जिलों में, क्षेत्र में, यानी कि भारत में पूरी तरीके से ये सरकार की, ब्रिटिश सरकार की एक लोगों की जो राष्ट्रीय आंदोलन का गति बढ़ रहा है ना, उसको दबाने का एक साजिश था। अब हुआ क्या कि जब ये पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता को गिरफ्तार कर दिया गया, तो लोगों में एक जन आक्रोश पनप चुका है और उस बढ़ते हुए जन आक्रोश को अब रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी तो जेल में हैं। तो मामला ये है कि चूंकि देखिए, इसमें एक कारण ये भी है कि जो उदारवादी विचारधारा है ना, उदारवादियों की भी अब समझ में आ गया है। क्योंकि उदारवादी पहले खूब समझ रहा था कि ब्रिटिश सरकार हमारे साथ न्याय करेगा, उन्हें भी लग गया। भूखे व्यक्ति को दिया क्या जा रहा है, भूखे व्यक्ति को दिया क्या जा रहा है, उल्टा हमको ही जो है देश को और बर्बाद किया जा रहा है, लोगों को त्रस्त किया जा रहा है।
तो इसके विरोध में लोगों ने पंजाब में ही, अमृतसर में ही एक बाग है जलियांवाला बाग, वहां पे एक विशाल सभा का आयोजन किए, और विशाल सभा का आयोजन किए और वहां पे जो है एक बाग है, इसके विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किए, एक विशाल सभा का आयोजन किए। अब इस आयोजन में क्या निकल कर आया? इस आयोजन में ये निकल कर आया, जब एक जनरल, ब्रिटिश जनरल हैं जिनका नाम है जनरल ओडायर। अब इनको चाहे ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया, चाहे ये खुद का, हालांकि बाद में जो कमेटी बनी उसमें बताया गया कि मार्शल लॉ लागू था वहां भी, और मार्शल लॉ लागू था या नहीं था, विरोध करना स्वाभाविक है लोगों का। तो जनरल डायर ने क्या किया ना, जो जलियांवाला बाग में आयोजन हो रहा था सभा का, जनरल ओडायर ने इस अमृतसर के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। और इन्होंने किया क्या कि इस बाग में जो है जितने भी आयोजनकर्ता थे, सभा थे, सब निहत्थे थे। इस पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू हुई और बहुत बड़ी संख्या में लोगों का, भारतीय लोगों का, एक बहुत बड़ी दुखद घटना है ये भारत के इतिहास में। निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बाद में हमारे महान क्रांतिकारी उधम सिंह ने इनकी हत्या इन्हीं गोलियों के माध्यम से जनरल ओडायर से बदला लिया है। लेकिन ये जो है ब्रिटिश सरकार की बहुत बड़ी, मानव के संदर्भ में एक बहुत बड़ी दुखदायी घटना है, एक बहुत बड़ी क्षति था देश का। इसे सारे लोगों को, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे उदारवादी हो, जितनी विचारधारा, सारे लोगों को हकीकत पता चल गया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को सताना, शोषण करना और अपने देश का निर्माण करना, यही है। तो साथियों, हम लोगों ने देखा कि कैसे महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ, और महात्मा गांधी जी के आगमन के बाद कैसे देश की स्थिति बदली। लेकिन उसके बाद बढ़ती राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने रोलेट एक्ट का निर्माण किया, जिसे बिना वकील, बिना दलील, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, काला कानून बोलते हैं। और इससे पहले इन्होंने महात्मा गांधी जी को भी जेल भिजवा दिया। बाद में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू। फिर इसके संदर्भ में लोगों ने जलियांवाला बाग में आयोजन सभा का स्थापना किया। उसमें भी जनरल ओडायर ने क्या किया, लोगों के ऊपर निहत्थे भीड़ पर गोलियां बरसाना शुरू किया। तो ये रहा महात्मा गांधी जी के आगमन के बाद की कहानी। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात जरूर समझ में आई कि अच्छे तरीके से। इसी के साथ साथियों, जय हिंद।